हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में करवाया था, तो एक क्वेश्चन मैं स्क्वायर रूट का और करवाना चाहूँगा, ताकि अगर किसी स्टूडेंट की उस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो वो हट सके। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल जैसे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। गिवन z इक्वल टू 5 + 12 आयोटा, लेट x + आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। तो जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में किया था क्लास में, बिल्कुल वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 + 12 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँच गया। अब ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो हमें मिला x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। 2xy इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस मिली कैसे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट करके और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करके। हम वो स्पेशल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिखेंगे? ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 में 2xy की वैल्यू है। अब यहाँ से आगे दोनों का स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे। 25 + 144 जो कि 169 के बराबर आ गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 13 के बराबर। देखो 169 का स्क्वायर रूट कर दिया। और इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिखेंगे इसमें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्यों लिखा मैंने? ऑब्वियसली x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मैं एडअप कर दूंगा इसको, ये कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एडअप हो गया 18। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखूंगा पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इन 1। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर की जगह मैंने 9 पुट कर दिया। यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया? -4। ये 9 इस तरफ चला गया ना। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स x इक्वल टू ±3, y इक्वल टू ±2। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी
बिल्कुल वही प्रॉब्लम यहां पे फिर से क्रिएट हो रही है हमारे पास कि x और y की दो दो वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस तैयार हो गए, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं रफ में 3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, या फिर -3 - 2 आयोटा, या 3 - 2 आयोटा। देखो चारों हमारे पास ऑप्शंस आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट में तो 2 ही आंसर आएंगे, 4 आंसर नहीं आ सकते। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक बार फिर देखो, 2xy = 12। हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, मैं लिखूंगा फ्रॉम 2xy = 12 मीन्स 2xy इज ए पॉजिटिव नंबर, 2xy > 0 है, 12 है ना, यानी कि x और y का साइन सेम होगा, अपोजिट नहीं हो सकता। अगर x +3 है तो y भी +2 होगा, अगर x -3 है तो y भी -2 होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव निकल रहा है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू ±3 + 2 आयोटा। तो ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैंने पिछला जो करवाया था वो 7 - 24 आयोटा का था, यहां माइनस था, तो यहां माइनस आ गया था वहां पे। अब यहां अगर प्लस है, मीन्स जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो यहां प्लस माइनस लगा के जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वो भी यहां पॉजिटिव प्लस का निशान आ जाएगा। अगर यहां माइनस लगाएंगे तो यहां भी माइनस आएगा। ये तो है एक बड़ी शॉर्टकट में समझने वाली बात, लेकिन बेसिकली तुम ये समझ गए होगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम यहीं से देखते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से 2 ठीक हैं और कौन से 2 गलत हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत केयरफुली देखना। आगे बड़ी क्लासेस में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्या है, हम आज सीखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह लिखा जाए। ये पोलर फॉर्म क्या है, हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। हम मान लेते हैं कि लेट z = x + i/y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह लिखा जाता है। अब ये अगर हम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करें तो कैसे बन सकता है ये। इसमें भी तो 2 नंबर हैं, एक x है एक y है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, चलो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना XY प्लेन बनाते होते हैं। तुमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की होंगी अब तक। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे x, y पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे y और तकरीबन यहाँ पर x एक्सिस पे यहाँ x पॉइंट है, यहाँ पे हमें y मिल रहा है, तो ये x, y पॉइंट होगा। कार्टेशियन प्लेन में यही होता है, इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी कि x और y की फॉर्म में हम जब नंबरों को या सिस्टम को चलाते हैं। तो एक प्रॉब्लम है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर कि यहाँ पे आयोटा नहीं है कहीं भी, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे आयोटा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पे जो नंबर प्लॉट किए गए वो कैसे किए गए, 2 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा एंड आयोटा y। ऐसे ही यहाँ माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। तो ये जो एक्सिस है ये पूरी की पूरी क्या बना दी गई, इमेजिनरी बना दी गई। और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आयोटा की, क्योंकि हमारा x जो हम मान के चलते हैं वो रियल होता है, तो यहाँ पे सारे रियल पार्ट आ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में जो y एक्सिस हमारी है उसको कहते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, और x एक्सिस को कहते हैं हम रियल एक्सिस। और अब ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं रही, क्योंकि आयोटा आ गया ना बीच में।
तो इसको कहते हैं हम आर्गेंड प्लेन। ये इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस में नंबर को शो करना, रिप्रेजेंट करना ग्राफ पर, इस प्लेन का नाम आर्गेंड है, ना कि कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें अब x, y ये कार्टेशियन फॉर्म भी नहीं चलेगी। अब इसको हम लिखेंगे, इस पॉइंट को इस तरह लिखेंगे, x प्लस आयोटा y, ऐसे शो करेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आर्गेंड प्लेन क्या है और उसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं इसमें। हम ऐसा करते हैं, ओरिजिन से इसकी दूरी पता करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कंप्लीट कर ली। ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, आयोटा y नहीं, y, लेंथ तो y है ना। हम नंबर्स को आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, आयोटा y कर रहे हैं, लेकिन लेंथ तो y यूनिट्स है। तो हम ये डिस्टेंस कैसे देखेंगे? इस डिस्टेंस को अगर हमने निकालना चाहें तो इसको कहते हैं हम r से डिनोट करते हैं। तो r कितना होगा? देखो, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये कितना आएगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या था? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं भाई, ये तो मॉडुलस था, और जिसको हम z मॉड से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन आर्गेंड प्लेन पर ये ऐसे शो नहीं करते, हम r कहते हैं, r, मॉडुलस इज r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहां पे तो r आ गया। अब एक और चीज देखो, क्या हम x और y को रिप्लेस भी कर सकते हैं? उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा करते हैं, x एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ, ये जो लाइन है हमारी, जो कि r की लाइन है, ओरिजिन को डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ रही है, उसका एंगल देखते हैं। इसके एंगल को हमने मान लिया थीटा। तो अब ये देखो जरा कि साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन r, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन r। तो यहां से x कितना हो गया, r कॉस थीटा, और y कितना हो गया, r साइन थीटा। तो अब देखो, x और y हमने r और थीटा की फॉर्म में ले लिए, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में बन गया, r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, x प्लस आयोटा y। तो इसको हम r कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हमने कहा था कार्टेशियन फॉर्म, इसमें x और y को r थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। तो इसको और एक शॉर्टकट है लिखने का, r सिस थीटा। सिस का मतलब कॉस प्लस आयोटा साइन, क्योंकि कॉस प्लस आयोटा साइन ही रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा या r चेंज होगा। तो r सिस थीटा हो गया। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो r तो तुम फाइंड आउट कर लोगे, थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, थीटा फाइंड आउट करने का भी तरीका हमारे पास है। हम ऐसा करते हैं, हम टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना था, y अपॉन r, और कॉस थीटा था x अपॉन r, यानी ये हो गया y अपॉन x। तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स क्या है एक्चुअली, थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड का tan इनवर्स करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो चलो, ये तुम डिटेल में इनवर्स तो 12th क्लास में पढ़ोगे।
लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। तो तुम्हारी ये पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, आर सिस थीटा, देयरफॉर z इज इक्वल टू आर सिस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये पोलर फॉर्म हो गई। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है ना, अजीब बात क्या है कि ये तो है हमारा आर्गेंड प्लेन, तो इसे आर्गेंड फॉर्म नहीं बोला जा रहा एक्चुअली, इसको हम पोलर फॉर्म बोल रहे हैं। तो ये पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म में तुम्हें अगली क्लासेस में, बड़ी हायर क्लासेस में तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म या कार्टीजियन फॉर्म, कार्टीजियन फॉर्म क्या होती है? कार्टीजियन फॉर्म होती है पॉइंट को x, y में लिखना, और पोलर फॉर्म क्या होती है? पॉइंट को r, थीटा में लिखना। अब बात समझने की ये है कि ये पॉइंट को लिखने का जो यूज है वो क्या है। दरअसल ये सारी लोकेशंस हैं, हम लोकेशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह देखने के कहां पे है। तो जो कार्टेशियन फॉर्म थी वो क्या थी? वो ऐसे थी कि तुम x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पहले x के अलोंग चलो, फिर y के अलोंग चलो, तो तुम एक पॉइंट पे पहुंच सकते हो x, y। लेकिन पोलर फॉर्म हमें इजाजत देता है कि हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच सकें ओरिजिन से। ओरिजिन से चलेंगे ना हम, ओरिजिन से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चलेंगे तो पहले x अलोंग चलेंगे, फिर y अलोंग चलेंगे, और फिर पहुंचेंगे अपनी जगह पर। लेकिन पोलर फॉर्म हमें क्या कहता है? पोलर फॉर्म के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसे बनता है? देखो, एक हम इनिशियल रे लगा लेते हैं, इनिशियल रे, इसको 0 डिग्री पे मान लेते हैं, और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, तो हम पहले थीटा को देखते हैं। थीटा मतलब कि हमारा पॉइंट थीटा एंगल पर है, तो हम पहले क्या करते हैं? एक और रे लगाते हैं जो कि थीटा एंगल पर होती है। फिर हम क्या करते हैं? r डिस्टेंस यहां से शुरू करके चलते हैं और रुक जाते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो गया r, थीटा। अब हमें यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक सिस्टम है पॉइंट्स को लोकेट करने का। ये कहाँ यूज होता है? देखो, जहां पे कि तुमने अगर मान लो तुम बाजार में या अपने कॉलोनी में घूम रहे हो, तो एक रोड यहां से आई, यूं जा रही है, यूं जा रही है, तुमने यहां जाना है, तुम यहां खड़े हो, तो तुम क्या करोगे? पहले ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, और फिर ऐसे चलोगे। ये है कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर वेज से चलते हुए हम अपनी जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में एक और तरीका भी है यहां तक पहुंचने का, अगर हम डायरेक्ट पहुंच जाएं, जैसे कि अक्सर फिल्मों में हीरोज को बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदते हुए, भागते हुए दिखाया जाता है ना, वो पोलर फॉर्म में चल रहे होते हैं दरअसल। तो ये कहाँ यूज होता है? जहां बिल्डिंग्स नहीं होंगी। मतलब मान लो तुम एक ओशियन में हो, शिप में, तो शिप में तो तुम्हें ये रिक्वायरमेंटें हैं नहीं ना बिल्डिंग्स की, तो ये पॉइंट है तुम्हारा, इनिशियल लाइन तुमने मान रखी है, तुमने यहां पहुंचना है, तो तुम यहां से होके यूं तो जाओगे नहीं, तुम तो डायरेक्टली यहां पहुंचोगे। शिप तो इस तरह चलता है, या एरोप्लेन हवा में ऐसे ही उड़ता है। तो वहां पर कार्टेशियन फॉर्म फेल हो जाती है, वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स चलते हैं, वहां एंगल्स चलते हैं, डिस्टेंसेस चलते हैं, लेकिन वहां दोनों x एक्सिस, y एक्सिस के डिस्टेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो शायद पोलर फॉर्म इसीलिए इसका नाम रखा गया होगा कि अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे खड़े हों, तो वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, हम डायरेक्टली ऐसे भी पहुंच सकते हैं। पोलर फॉर्म शायद इसलिए रखा होगा नाम। वैसे पोलर फॉर्म का नाम पोलर फॉर्म क्यों है, ये तुम ढूंढ सकते हो, गूगल कर सकते हो, पता लग जाएगा तुमको। लेकिन मुझे लगता है कि पोलर फॉर्म का यूज़ तुम्हें पता लग गया होगा, और पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसे फाइंड की जाती है वो भी तुम्हें पता लग गया होगा। अच्छा, एक बात और है इसमें, अब ये जो थीटा है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से आर को मॉडुलस बोलते हैं, थीटा को आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, दोनों ही अलग अलग केसेस में कहा जाता है। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तुमको ये तो समझ में आ ही चुका है
कि पोलर फॉर्म क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है इसका? सबसे पहले ऑब्वियसली गिवन z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। अब पोलर फॉर्म में लिखना है अगर, तो ऑब्वियसली ये पोलर फॉर्म नहीं है। ये पोलर फॉर्म अगर नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है? x प्लस आयोटा y, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा था। तो यहां से हमने x का पता लगाना है। x आ गया √3 रियल पार्ट, और y क्या आ गया? 1, क्योंकि आयोटा के साथ 1 अगर होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉडुलस r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी 3 प्लस 1 अंडर रूट, यानी कि 4 अंडर रूट, यानी कि 2। तो r की वैल्यू आ गई। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? थीटा, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी tan इनवर्स 1 अपॉन √3। तो तुम इस तरह से भी पुट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम 1 अपॉन √3 का एंगल पता कर सकते हैं। कैसे? एक्चुअली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन √3 का मतलब है, यहां पे लिख रहा हूं रफली, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इसका ये मतलब है। तो तुमको याद होगा कि tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 किस थीटा के लिए होती है? 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? π/6 रेडियंस में। तो यहां पे तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि ये जो एम्पलीट्यूड है रेडियंस में इस्तेमाल होता है। तो π/6 आ गया। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r सिस थीटा, यानी z इज इक्वल टू 2 सिस π/6। ये आ गया हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन लें। काफी छोटा और आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा इन द पोलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? गिवन z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। तो यहां पे हमें मिला x1 और y माइनस √3। तो सबसे पहले मॉडुलस r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी 1 प्लस 3 अंडर रूट, माइनस √3 का स्क्वायर भी तो 3 ही होगा ना। तो √3 4 इज इक्वल टू 2। और फिर एम्पलीट्यूड कॉमा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3/1। तो बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें रफ वर्क करना पड़ेगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3 का क्या मतलब है? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, इसका ये मतलब है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? x और y के साइंस को देख के। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तुम्हें याद होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव होती है, y एक्सिस नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये लिखें माइनस tan π/3 लिख सकते हैं इसको हम,
देखो -tan π/3 लिखा जा सकता है क्योंकि √3 tan π/3 होता है। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू π/3 हो। तो हम इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2π - π/3, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2π - थीटा, तो ये कितना बन जाएगा? 6π - π यानी 5π/3। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया? 5π/3। देखो 6, ये 6 हो गया ना, 6 3 एलसीएम आ गया, 6π - π 5π, 5π/3। तो tan थीटा की वैल्यू tan 5π/3 है, तो थीटा का मतलब 5π/3 हो गया। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या हो गई? z = r सिस थीटा। इसका मतलब z = r कितना है? 2 सिस 5π/3। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो भाई अब तुम कहोगे कि क्या ये √3 और 1 ही आता रहेगा क्या? अगर इसकी बजाय कुछ और आ गया और हमको वैल्यू ना पता हुई तब हम क्या करेंगे? चलो एक वैसा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ z = 5 + 6 आयोटा। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, लिखा गिवन z = 5 + 6 आयोटा, हेयर x = 5, y = 6। तो मॉडुलस r = x² + y² अंडर रूट = 25 + 36 अंडर रूट। कितना हो गया ये? 20 + 30 50, 50 + 11 61। तो अंडर रूट 61। फिर एम्पलीट्यूड थीटा = tan 1 y/x = tan 1 6/5। अब देखो हम 6/5 की वैल्यू तो नहीं जानते ना कि tan 1 6/5 की वैल्यू कौन सा एंगल होगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म z = r सिस थीटा implies z = अंडर रूट 61 सिस tan 1 6/5। ये आ गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर देख लेते हैं। मैंने आज तुम्हें बच्चों एक क्वेश्चन कराया स्क्वायर रूट का, और तुम्हें पोलर फॉर्म भी कराई। तो पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का तुम्हें एक कंपैरेटिव एनालिसिस तुम्हें दिया कि पोलर फॉर्म क्या है और कार्टेशियन फॉर्म क्या है, और ये है पोलर फॉर्म हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।